बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 323 मुलाहिज़ा फरमाएं। मैं उसे हासिल करने के लिए हर हाथ से गुजर सकता था, चाहे वो मेरी जिंदगी की हद ही क्यों ना होती। मैंने आईलुक्स को हॉस्पिटल के सामने से गुजारा और 200 गज के फासले पर एक सड़क के किनारे रोक दिया। दूध के डंबर से लदी फूंदी गाड़ी को हॉस्पिटल के अंदर ले जाना किसी बीत और मुनासिब नहीं था। सदफ मेरे इशारे की मुंतजिर थी। हम दोनों टोयोटा हाईलुक्स से नीचे उतर आए। चंद लम्हात के बाद हम मज़कूरा प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर थे। न्यू कैंपस का इलाका बहुत साफ सुथरा और सरसब्जो शादाब था। बाद लोग इसे जन्नत नज़ीर भी कहते हैं। हम दोनों तेज कदमों से चलते हुए हॉस्पिटल के अहाते में दाखिल हो गए। मैंने चारों जानिब एक तायराना निगाह दौड़ाई और फिर मेरी नजर एक जानिब रुक गई, जहां 3-4 एम्बुलेंस गाड़ियां पहलू बापहलू खड़ी थी। मैंने मज़कूरा पार्किंग की जानिब कदम बढ़ा दिए। सदफ ने मेरी तकलीद की। हमने अपना अपना बैग कंधे पर उठा रखा था। मैंने पार्किंग में पहुंचकर तमाम एम्बुलेंस को 2-3 मरतबा चेक किया। उन सब पर हॉस्पिटल का मखसूस लोगो बना हुआ था, मगर वो टोयोटा हाईएस मुझे कहीं दिखाई ना दी, जिसकी तलाश ने मुझे हिजान में मुब्तला कर रखा था। वो इनमें नहीं है। मैंने सदफ की तरफ देखते हुए कहा। वो बोली, मुझे तो तमाम एम्बुलेंस एक जैसी लग रही हैं। तुमने कैसे जाना हमारी मतलूबा गाड़ी यहाँ मौजूद नहीं है? जिस एम्बुलेंस का ताकुब करते हुए हम यहाँ पहुंचे थे, मैंने उसका नंबर दे नशीन कर लिया था। मैंने इसरारी लहजे में कहा, क्या तुम्हें 1319 नंबर की कोई एम्बुलेंस यहाँ नजर आ रही है? सदफ ने वहाँ खड़ी हुई एम्बुलेंस की नंबर प्लेट्स पर निगाह दौड़ाई और मायूसी से गर्दन हिला दी। मैंने कहा, इसका मतलब है वो एम्बुलेंस अभी तक यहाँ नहीं पहुंची। ये कैसे हो सकता है वैदान? सदफ ने उलझन ज़दा नजर से मुझे देखा। वो तो लगभग आधा घंटा हमसे आगे थी। मैंने कहा, मुमकिन है उन्होंने इधर का रुख ना किया, वो लोग किसी और मंजिल की जानिब बढ़ गए हों। मगर तुमने तो कहा था वो सीधे हॉस्पिटल पहुंचेंगे। वो मजीद उलझ गई। इसके अलावा वो लोग और कहाँ जा सकते हैं? सदफ बिल्कुल ठीक कह रही थी। पहले मेरा भी यही ख्याल था कि साहिल को हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा, लेकिन शोएब चौधरी ताल्लुक के बारे में सोचने के बाद मेरे ख्यालात में बहुत नुमायां तब्दीली वाक़ई हो गई थी। इस सूरत हाल में मुमकिन नहीं था कि वो एम्बुलेंस सीधी हॉस्पिटल आती। पहले वो साहिल को उनकी मतलूबा मंजिल तक पहुंचाती, फिर हॉस्पिटल का रुख करती। मौजूदा सूरत हालात और 1369 नंबर वाली एम्बुलेंस की गैर मौजूदगी भी उसी जानिब इशारा कर रही थी। यकीनी तौर पर उस एम्बुलेंस को इस्तेमाल किया गया था। यह हालात खासी तशवीशनाक थे। अगर मैं जल्द से जल्द साहिल का सुराग लगाने में कामयाब ना होता तो पता नहीं उसे कहां से कहां पहुंचाया जाता। मैंने सदफ के बात के जवाब में कहा, मैंने पहले तुमसे जो कुछ कहा था वो यहाँ पहुंचकर गलत साबित हो रहा है। मेरे ख्याल हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। वो बोली, हम किसी और जगह रुक कर इंतजार कर लेते हैं, किसी ऐसी जगह जहाँ से पार्किंग एरिया हमें दिखाई देता रहे, लेकिन हम किसी की नजर में ना आए। मुमकिन है अगले चंद लम्हों में हमारी मतलूबा एम्बुलेंस हॉस्पिटल में दाखिल हो। उसकी तजवीज़ माकूल थी, लिहाजा मैं उसके साथ चलते हुए एक ऐसे गोशे में आन खड़ा हुआ जहाँ से हॉस्पिटल का मेन गेट और पार्किंग पर गहरी नजर रखी जा सकती थी। हम लगभग दोपहर 1 बजे हॉस्पिटल पहुंचे। मजीद 15 मिनट के इंतजार के बाद भी कोई खातिर-ख्वाह नतीजा बरामद ना हुआ तो मेरी बेकरारी आसमां को छूने लगी। मैंने सदफ से कहा, मजीद इंतजार वक्त जाया करने के मुतरादिफ है। साहिल को हॉस्पिटल नहीं लाया जाएगा। मेरे ख्याल में उसे कहीं और पहुंचाया जा चुका है, मगर कहाँ? उसने सवालिया नजर से मुझे देखा। हम साहिल तक कैसे पहुंचे? हमें कैसे मालूम होगा उसे कहाँ पहुंचाया गया है? मैंने उसका हाथ थाम कर एक जानिब बढ़ते हुए कहा, आओ हॉस्पिटल के मालूमाती काउंटर से कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं। साहिल का ना सही एम्बुलेंस ही का कोई सुराग मिल जाए तो मैं उस सुराग को थाम कर अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाऊंगा। हम दोनों चलते हुए एक ऐसे काउंटर पर पहुंचे जहां से हमारी मतलूबा मालूमात हासिल हो सकती थी। वो जदीद सहूलियात से लैस एक महंगा प्राइवेट हॉस्पिटल था, जहाँ का हर शोबा कंप्यूटर के जरिए आपस में मुंसलिक था। वहाँ की सफाई और निज़ाम ने मुझे खासा मुतासर किया। मैंने काउंटर के पीछे मौजूद खुश शक्ल लड़की से इस्तफसार किया, सुनिए, मुझे अपनी एक अजीज के बारे में मालूम करना है। आपकी अजीज का क्या नाम है? उस लड़की ने पूछा। कोई पेशेंट आइडेंटिटी हो तो वो भी बता दें। मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा, मरीजा का नाम साहिल है। मैं उसकी किसी आइडेंटिटी से वाकिफ नहीं, बस इतना जानता हूँ उसे अभी अभी हॉस्पिटल लाया जा चुका है या लाया जाने वाला है। काउंटर पर मौजूद लड़की ने उलझन ज़दा नजर से मुझे देखा। आप भी अजीब बातें कर रहे हैं। खैर मैं देखती हूँ। साहिल नाम की कोई पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हुई है या नहीं? बात करने के दौरान में वो कंप्यूटर स्क्रीन को भी देखती जा रही थी और कीबोर्ड पर उसकी उंगलियां भी हरकत में रही थी। आधे मिनट की कोशिश के बाद उसने ऐलान फरमाते हुए कहा, सॉरी सर, साहिल नाम की कोई मरीजा हमारे हॉस्पिटल में दाखिल नहीं है। मुमकिन अभी उसका रिकॉर्ड में इंतराज ना हुआ हो। मैंने एक मुहूम उम्मीद की उंगली थामते हुए कहा, उसे हॉस्पिटल में आए हुए 1 घंटे से ज्यादा वक्त नहीं हुआ। उसने मेरी तशवीर के लिए फोन का रिसीवर उठाया और दूसरी तरफ किसी से बात करने लगी। वो हॉस्पिटल में आने वाले नए मरीजों के बारे में दरियाफ्त कर रही थी। इस गुफ्तगू में 2-3 मरतबा साहिल का नाम भी आया। फिर उसने मुझसे पूछा, आपकी अजीज कहाँ से आने वाली थी? मौजू रखा वाली। मैंने बेसाख्ता कहा, ये एक सरहदी गाँव है। उसे आपकी भेजी हुई एम्बुलेंस नंबर 1369 में हॉस्पिटल लाया जाने वाला था। उसने फिर दूसरी तरफ किसी से बात की और रिसीवर रखने के बाद बोली, सर आपकी मरीजा अभी तक इस हॉस्पिटल में नहीं पहुंची। मैं एम्बुलेंस के बारे में कुछ नहीं जानती, आप तौफीक साहब से मालूम कर लें। ये तौफीक साहब कहाँ से मिलेंगे? मैंने इस्तफसार किया।
उसने कॉरिडोर की जानिब इशारा किया और तौफीक नामी उस शख्स के दफ्तर की लोकेशन बता दी। हम दोनों फौरन से पेशतर तौफीक के पास पहुंच गए। उसका ताल्लुक हॉस्पिटल की इंतजामिया से था। इसी दौरान में मैंने अपने ज़हन में एक नया लाए अमल तैयार कर लिया। मैं तौफीक से साहिल के बारे में कुछ नहीं पूछता, बल्कि मतलूबा एम्बुलेंस के बारे में जानने की कोशिश करता। एक बात का मुझे यकीन हो चला था कि साहिल को इस हॉस्पिटल में लाया गया था और ना ही लाया जाने वाला था। फिर मैं उसका जिक्र छेड़ कर ख्वाह मुख्वाह खुद को क्यों मशकूक करता। अगर मुझे मतलूबा एम्बुलेंस के बारे में मालूमात हासिल हो जाती तो मैं साहिल तक पहुंचने की कोशिश कर सकता था। तौफीक से मुख्तसर गुफ्तगू के बाद पता चला कि हमारी मतलूबा एम्बुलेंस सुबह से गई हुई है और अभी थोड़ी देर में वापस आने वाली है। फिर उसने अपनी रेस्ट वॉच पर नजर डालते हुए कहा, करीम को अब तक आ जाना चाहिए। अब्दुल करीम उस एम्बुलेंस के ड्राइवर का नाम था। मैंने पूछा, एम्बुलेंस सुबह से कहाँ गई हुई है? तौफीक के इंकिशाफ ने मेरे दिल की धड़कन को हद दर्जा बढ़ा दिया। वो जवाब में बताने लगा, एक डेड बॉडी को अहमद नगर पहुंचाना था। चौधरी निजामुद्दीन पिछले एक हफ्ते से हमारे हॉस्पिटल में दाखिल थे। गुज़िश्ता रात उनका इंतकाल हो गया। उन्हीं की मैयत को अहमद नगर पहुंचाने के लिए करीम एम्बुलेंस लेकर गया है। मेरा ख्याल वो अब आने ही वाला होगा। मैंने तौफीक से यही बहाना किया था कि मैं एम्बुलेंस के ड्राइवर से मिलना चाहता हूँ, इसलिए वो मुझे तसल्ली दे रहा था कि करीम हॉस्पिटल पहुंचने वाला है। मैंने तौफीक से मजीद कोई बात ना की और हम उसके कमरे से निकल आए। मैंने तौफीक से अब्दुल करीम की रिहाइशगाह का पता मालूम कर लिया था। तौफीक के इंकिशाफ ने मुझे बहुत दूर तक सोचने पर मजबूर कर दिया। अहमद नगर रखवाली के शुमाल में वाक़ई एक छोटा सा गांव था। मैं चौधरी निजामुद्दीन के नाम से भी वाकिफ था। उसकी जमीनें चौधरी नवाज़ अली की जमीनों से मिली हुई थी। जब मैं शोएब गोरी के साथ मतरूक कुएं वाले सोने को बाजियाब करने की मंसूबाबंदी कर रहा था तो चौधरी निजामुद्दीन की अराजी भी जेर बहस आई थी। हमारा ख्याल था कि उसकी जमीन इस्तेमाल करके हम कुएं की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुएं और चौधरी निजामुद्दीन की जमीन 1.5 मील का फासला हायल था। इसलिए शोएब ने निजामुद्दीन के नाम पर क्रास लगाने के बाद रामदास की जमीन का इंतखाब किया था। रामदास की सरजमीन सरहद की दूसरी तरफ वाक़ थी, जहाँ से मतरूक कुआं चंद गज के फासले पर था। फिर यह कि रामदास और चौधरी नवाज़ अली में दुश्मनी भी चल रही थी। चुनाचे अज़ाबाद यहूदी उल नस्ल बरतानवी बिजनेसमैन मिस्टर नील आर्मर ने रामदास और उसकी जमीन को इस्तेमाल करके बरसों से दफन मतरूक कुएं का राज पाल लिया था। तौफीक के इंकिशाफ के बाद ये तमाम बातें मेरे दिमाग में चकरा रही थी। अगर वो एम्बुलेंस चौधरी निजामुद्दीन की डेड बॉडी को अमन नगर छोड़ने गई थी तो फिर कबीर शाह के हत्थे कैसे चढ़ गई? साहिल तो रखवाली में चौधरी नवाज़ की कैद में थी, वो एम्बुलेंस में किस तरह पहुंची? ये और इसी नौइयत के दीगर दर्जनों सवालात के जवाब सिर्फ और सिर्फ एम्बुलेंस का ड्राइवर अब्दुल करीम ही दे सकता था। अगर वो मेरे हत्थे चढ़ जाता तो मैं उसकी जबान खुलवा लेता। फिर साहिल तक पहुंचना मेरे लिए चंदा मुश्किल नहीं था। मैं जिन सोचों में गुम था कि सद्दफ की आवाज मेरी समाज से टकराई। फैजान, आइंदा के लिए तुमने क्या सोचा है? क्या हम हॉस्पिटल में रुककर अब्दुल करीम का इंतजार करें या किसी और तरफ चलना चाहिए? मैंने कहा, मैं मजीद आधा घंटा इंतजार करूंगा, उसके बाद कोई और कदम उठाऊंगा। हम चलते हुए उसी मुकाम पर आ गए जहाँ से गेट और पार्किंग की निगरानी थी। सदफ ने कहा, अगर हम प्रोग्राम के मुताबिक सफर करते रहते तो इस वक्त सैयदपुर में फरीद अंकल के पास होते, लेकिन ताज़ा तरीन सूरत हाल में मुझे नहीं लगता कि आइंदा चंद रोज तक हम सैयदपुर का रुख कर सकें। तुम कम अज कम एक फोन करके अंकल को इस वाक़े की इत्तला तो दे दो। मैंने सताइशी नजर से सदफ को देखा और कहा, तुम यहीं रुककर निगरानी जारी रखो, मैं उधर फोन की तरफ जाता हूँ, अभी वापस आ जाऊंगा। हॉस्पिटल में आने वालों की सहूलत के लिए कई मुकामात पर पब्लिक कॉल सेंटर बने हुए थे। मैं ऐसे ही एक काउंटर की जानिब बढ़ गया। मैंने सैयदपुर में फोन मिलवाया। थोड़ी देर बाद फरीद पाशा लाइन पर आ गया। यार वैतान, तुम कहाँ गायब हो? मेरी आवाज सुनते ही वो जल्दी से बोला। मैंने कहा, मैं इस वक्त न्यू कैंपस लाहौर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में खड़ा हूँ। फिर मैंने हॉस्पिटल का नाम भी बता दिया। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? उसकी आवाज में तशवीश तर आई। खैरियत तो है ना? मैंने नहायत ही मुख्तसर मगर जामे अल्फाज में फरीद पाशा को बताया कि मैं मज़कूरा हॉस्पिटल में क्या कर रहा हूँ और ये कि खैरियत बिल्कुल नहीं है। वो गंभीर आवाज में बोला, वैदान, तुमने जो हालात बताए हैं उनकी रोशनी में मैं क्या कह सकता हूँ? साहिल को हॉस्पिटल नहीं लाया जाएगा। मुझे तो ये कोई और ही चक्कर मालूम हो रहा है। तुम वहाँ वक्त ज़ाया ना करो। फिर क्या करूँ? बेसाख्ता मेरी जबान से फिसल गया। इन अल्फाज में अच्छी खासी कड़वाहट थी। वो तसल्ली अमेज लहजे में बोला, तुम इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान हो। मेरा मशवरा ये है कि पहली फुर्सत में इस एम्बुलेंस या उसके ड्राइवर को ट्रेस करने की कोशिश करो। अगर तुम्हारी ये कोशिश कामयाब हो गई तो साहिल तक पहुंचना आसान हो जाएगा। मैं इसी कोशिश में लगा हुआ हूँ, मैंने कहा। फरीद पाशा ने बताया, चौधरी निजामुद्दीन की मौत की खबर सैयदपुर पहुंच चुकी है। कैसी इत्तफाक की बात है कि आज अब्बा जी की तदफीन भी है और चौधरी निजामुद्दीन की भी। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। बात के इख्तिताम पर उसकी आवाज भर्रा गई। मुझे अफसोस है पाशा कि मैं तुम्हारे वालिद के जनाजे में शिरकत नहीं कर सकूंगा, मैंने साफ गोई से काम लेते हुए कहा। साहिल का मामला मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। मैं तुम्हारी मजबूरी समझ रहा हूँ। वो बुरा मनाए बगैर बोला, इसलिए तुम्हें परेशान या शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। तुम फिक्र ना करो। इन नाजुक तरीन लम्हात में भी मैं तुम्हारे काम आने की कोशिश करूंगा। तुम मुझे नादम कर रहे हो फरीद, मैंने जल्दी से कहा। तुम पर जो गुजर चुकी है मुझे उसका एहसास है। फरीद पाशा ने एक हल्का सा कहका लगाया, ताम इस कहके में वो मखसूस तरंग मौजूद नहीं थी जो पाशा का खासा थी। बहरहाल उसकी जिंदा दिली किसी चैलेंज की मोहताज नहीं थी।
मुझे हैरत हुई वो किन आहनी आसाब का मालिक है। कह के इख्तिताम पर उसने कहा, फैजान मुझ पर तो गुजर चुकी जो गुजर न थी, लेकिन तुम पर गुजर रही है, इसलिए मैं तुम्हें तनहा नहीं छोड़ सकता। पाशा हर हाल में दोस्ती निभाना जानता है। उसकी आवाज जज्बात से लबरेज थी। चंद नमाज के तवक्कुफ के बाद उसने कहा, अब्बा जी की तदफीन असर और मगरब के दरमियान होगी। तुम 1 घंटे बाद मुझे फोन करो। मैं मालूम करने की कोशिश करता हूँ कि रखवाली में क्या पोजीशन है। अगर साहिल वहां से रुखसत हो चुकी है तो मुझे मालूम हो जाएगा। मैंने रखवाली में मौजूद अपने आदमियों को खासा टाइट कर रखा है। मैं भी उनसे रिपोर्ट लेता हूँ। बावजूद कोशिश के भी मैं पाशा से ये ना कह सका कि वो खुद को इस बखेड़े में ना डाले और पूरी तवज्जो से अपने मामलात निपटाए। इंसान बुनियादी तौर पर बहुत ही खुदगर्ज वाक़ हुआ है। मुझे इस बात का एहसास था कि फरीद पाशा खुद एक बहुत बड़े इम्तिहान में मुब्तला था, लेकिन मुझे अपनी बप्ता की पड़ी थी। साहिल के मामले में मैं बेइख्तियार सा होकर रह गया था। उसके सिवा मुझे कुछ नजर नहीं आता था और अब तो वो भी कई दिनों से दिखाई नहीं दी थी। सिर्फ उसकी याद जिंदगी का हिस्सा बनी हुई थी। मैंने 1 घंटे बाद पाशा को फोन करने का वादा कर लिया था। उसने पूछा, गुलबर्ग और फाजिया कॉलोनी वाली कोठियों का क्या हाल है। मैंने उसकी परेशानियों को बढ़ाना मुनासिब ना समझा और कहा, तुम उधर से बेफिक्र रहो, सब कुछ ठीक ठाक है। हालांकि बहुत कुछ ठीक ठाक नहीं था। पाशा के चले आने के बाद वहां जो हालात पेश आए थे वो खासे संगीन और गैर मामूली थे। अगर मैं इस तफसील में पड़ जाता तो पाशा की ज़हनी उलझन में इजाफा ही होता चला जाता। साहिल वाला मामला तो बीच में आ गया। मैं तो सिर्फ उसे अपने सैयदपुर पहुंचने की वजह बताना चाहता था। मज़ीद चंद बातों के बाद मैंने फोन बंद कर दिया और आहिस्ता कदमों से चलते हुए सद्दफ के पास आ गया। हमारी मतलूबा एम्बुलेंस अभी तक वहां नहीं पहुंची थी। इंतजार का एक एक लम्हा मुझ पर क़यामत बनकर टूट रहा था। अब इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश बाकी नहीं रही कि साहिल को नहायत ही सफाई के साथ कहीं इधर उधर कर दिया गया था। सदफ ने ख्याल आराई करते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि एम्बुलेंस का ड्राइवर अब्दुल करीम तुम्हारे दुश्मनों के साथ मिल गया हो और उन्हें उनके हस्बे मंशा कहीं पहुंचाने चला गया हो। इस बात की इम्कानात कम अज कम है। मैंने कहा, अगर ड्राइवर अपनी मर्जी से कबीर शाह का साथ दे रहा होता तो अब तक उसे हॉस्पिटल में होना चाहिए था। ताखीर ये जाहिर कर रही है कि उसे गन पॉइंट पर इस्तेमाल किया गया है। वैसे मैंने जुमला अधूरा छोड़कर एक गहरी सांस ली और बात जारी रखते हुए कहा, कबल अज़ वक्त कोई खत्मी बात नहीं कही जा सकती। ऐन मुमकिन है अब्दुल करीम अपनी मर्जी से कबीर शाह के साथ हो और साहिल को किसी खुफिया ठिकाने पर पहुंचाने के बाद इधर का रुख करे। सदफ ने कहा, इस वाक़े ने तुम्हारे ज़हन पर बहुत गहरा असर किया है। तुम पहले एक बात कहते हो फिर खुद ही कमजोर दलील के साथ उसकी नफी कर देते हो। तुम ऐसे तो नहीं थे वहीदान। हाँ मैं ऐसा नहीं था, मैंने गुर्राहट से मुशाबा आवाज में कहा। वो मौजू बदलते हुए बोली, पाशा अंकल ने क्या कहा है? उसने 1 घंटे बाद फोन करने को कहा है। मैंने हॉस्पिटल के मेन गेट की जानिब देखते हुए कहा, जब तक वो रखवाली के हालात से बाखबर हो जाएगा। मैं सदफ को बता चुका था कि साहिल मेरे एक दरीना दुश्मन चौधरी नवाज़ अली की कैद में थी, जो रखवाली का बेताज बादशाह है। उसी वाले से उसने सवाल किया, क्या रखवाली सैयदपुर से नजदीक ही है? दोनों गाँव में 5 किलोमीटर का फासला हायल है। मैंने बदसूर गेट की तरफ देखते हुए कहा। वो चंद लम्हा तक टटोलती हुई निगाह से मुझे तकती रही, फिर ठहरे हुए लहजे में बोली, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम दर हकीकत सैयदपुर नहीं बल्कि रखवाली जाने वाले थे। वो तो पाशा अंकल के वालिद की डेथ बीच में आ गई, वरना तुम्हारा प्रोग्राम कुछ और ही था। वो अकलमंद लड़की थी, मेरी कमजोरी को अच्छी तरह समझ गई। उसके ख्याल की उंगलियों ने मेरी दुखती हुई रग से छेड़छाड़ की तो मैंने साफ गोई का मुजाहरा किया। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है सदफ। मैं सैयदपुर में बैठ कर रखवाली के मामलात को देखना चाहता था। फरीद पाशा इस सिलसिले में मेरी भरपूर मदद करने वाला था। एक लम्हे का तवक्कुफ करने के बाद मैंने मजीद बताया, मैं कराची से यही मिशन लेकर लाहौर पहुंचा था और आगे सैयदपुर जाने वाला था। वो इस बात में इस तरह सारी लाने लगी जैसे मेरी बातों की तह तक पहुंच रही हो। फिर इससे कबल के वो कोई बात या मुझसे कोई और सवाल पूछती, मुझे चौंकना पड़ा। मैं मुसलसल हॉस्पिटल के मेन गेट को देख रहा था और मेरे चौंकने का सबब ये था कि वहां से एक सफेद टोयोटा हाईएस अंदर दाखिल हो रही थी। वही एम्बुलेंस जिसका नंबर 369 था और जो मेरी साहिल को रखवाली से लेकर लाहौर पहुंची थी। सदफ ने मेरे चेहरे के बदलते हुए तासरात से नोट किया और मेरी निगाह का ताकुब करते हुए उसकी नजर भी एम्बुलेंस तक जा पहुंची। एम्बुलेंस गेट से अंदर दाखिल होने के बाद आहिस्ता रवि से पार्किंग की जानिब बढ़ रही थी। उसमें सिवाय ड्राइवर के और कोई भी नहीं था। मेरे मतलूबा अफराद को वो किसी खास मुकाम पर पहुंचा आया था। सदफ ने सरसराती आवाज में कहा, फैजान ये तो वही एम्बुलेंस है। हाँ बिल्कुल वही है, मैंने ख्वाबनाक लहजे में कहा। तुम अब्दुल करीम के पीछे लग जाओ, थोड़ा फासला रखकर मैं भी आ रहा हूँ। हॉस्पिटल के अंदर किसी किस्म की जारियाना कार्रवाई मुनासिब नहीं होगी। हम उसे किसी तरह घेर कर बाहर ले जाते हैं, फिर उसकी जबान खुलवाएंगे। सदफ ने मेरी तजवीज़ से इत्तफाक किया। हम यके बाद दीगरे उसके ताकुब में लग गए। ठीक 10 मिनट बाद वो हमारे साथ हॉस्पिटल से बाहर आ रहा था। तौफीक की ज़बानी मुझे अब्दुल करीम के बारे में इब्तदाई मालूमात हासिल हो चुकी थी। मैं उनसे काम चलाकर मजीद बहुत कुछ उगलवा सकता था। वो रावलपिंडी के इलाके डोक खब्बा का रहने वाला था और लाहौर में कोट लखपत में उसने रिहाइश इख्तियार कर रखी थी। वो शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे थे। वो अमूमन यहाँ अकेला ही रहता था। उसके बीवी बच्चे डोक खब्बा रावलपिंडी में रहते थे, लेकिन साल में 1-2 माह के लिए वो उन्हें अपने साथ लाहौर बुला लेता था। इस तरह एक आध मरतबा वो 8-10 दिन के लिए रावलपिंडी चला जाता था।
उन दिनों अब्दुल करीम की फैमिली लाहौर कोट लखपत आई हुई थी, जहाँ वो किराए के क्वार्टर में रहता था। तौफीक ने मुझे उसके क्वार्टर का एड्रेस समझा दिया था। मैंने अब्दुल करीम को हाईलुक्स की जानिब लाते हुए कहा, रावलपिंडी से तुम्हारे कुछ मेहमान आए हुए हैं जो हमारे घर में ठहरे हैं, तुम उन्हें अपने साथ ले जाओ। उसने हैरत से मेरी तरफ देखा और बोला, क्या थोड़ी देर पहले आप ही हॉस्पिटल में मुझे ढूंढ रहे थे? मुझे बताया गया एक लड़का और एक लड़की मेरे बारे में पूछ रहे थे। तुम्हें बिल्कुल सही बताया गया है। मैंने सरसरी लहजे में कहा, अब तुम फौरन हमारे साथ चलो। क्या आप लोग मुझे अपने घर ले जाओगे? और कहाँ ले जाएंगे? सद्दफ ने कहा, जहाँ तुम्हारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं, तुम्हें वहीं जाना होगा। उसने एक लम्हे के लिए शक में नजर से मुझे देखा। अगर मेरे साथ सद्दफ ना होती तो शायद वो मेरी बात पर एतबार ना करता, लेकिन सद्दफ की मौजूदगी में वो ज्यादा पसो पेश ना कर सका। सिर्फ इतना पूछा, मैं तो आप लोगों को नहीं जानता, मेरे मेहमान आपके घर में कैसे पहुंच गए? वो हमारे घर में खुद नहीं पहुंचे, बल्कि हम अजराए हमदर्दी उन्हें अपने साथ ले गए थे। मैंने उसे चक्कर दिया, वो पहली मरतबा लाहौर आए हैं, तुम्हारा पता ढूंढते फिर रहे हैं। हमें एक मरीज को देखने इसी तरफ आना था, सोचा जाते हुए तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। हम काफी देर से इधर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो मेरी बातों में आ गया और हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो गया। मैंने उसकी मजीद तसल्ली के लिए कहा, तुम रावलपिंडी में डोक खब्बा के इलाके में रहते हो ना? वो उधर ही से आए हैं। तौफीक से हासिल शुदा मालूमात ने काम दिखाया और वो मुतमईन होकर हमारे साथ टोयोटा हाईलुक्स में बैठ गया। मैं फिलहाल उस गाड़ी को छोड़ना नहीं चाहता था। हाईलुक्स कैंपस के इलाके से निकलने लगी तो सद्दफ ने सवालिया नजर से मुझे देखा। मैं समझ गया वो क्या पूछना चाहती है। जाहिर वो आइंदा मंजिल के बारे में जानना चाहती थी। मैंने उसकी उलझन दूर करने के लिए अब्दुल करीम को मुखातिब करते हुए कहा, फाजलिया कॉलोनी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, हम तुम्हें बहुत जल्द फारिग कर देंगे। सद्दफ के ऊँटों से एक इत्मीनान बख्श सांस खारिज हुई। अब्दुल करीम से पूछताछ के लिए पाशा की उस कोठी से ज्यादा मौजू और कोई जगह नहीं हो सकती थी। वो कोठी पिछले कुछ अरसे से खाली पड़ी थी, लेकिन मेरी लाहौर में आमद के साथ जैसे खुदा ने उसकी सुन ली थी। अब सुबह शाम वहाँ अच्छी खासी रौनक रहने लगी थी। वो कोठी मेरे लिए एक तफ्तीशी सेल की हैसियत इख्तियार कर चुकी थी। अब्दुल करीम भी जवाबदेही के लिए चंद लम्हों बाद वहीं पहुंचने वाला था। मैंने फिरोजपुर रोड पर आने के बाद गाड़ी की रफ्तार अचानक बढ़ा दी। हमारे दरमियान गाये बगाए मानी खेद नजरों का तबादला हो रहा था। हमारे से मुराद मेरे और सद्दफ के दरमियान। अब्दुल करीम खामोश बैठा किसी गहरी सोच में मुब्तला था। वो हमारे साथ तो चला आया, लेकिन गाड़ी में बैठने के बाद वो किसी उलझन का शिकार नजर आने लगा था। जैसे वो ये फैसला ना कर पा रहा हो कि उसने हमारे साथ आकर अच्छा किया था या उससे कोई संगीन गलती सरदर्द हो गई। खामोशी के तवील वक्फे के दौरान में उसने एक मरतबा मुझसे पूछा, मैं हॉस्पिटल में सिर्फ 1 घंटे की छुट्टी लेकर आया हूँ, मुझे 3 बजे से पहले वापस ड्यूटी पर पहुंचना होगा। मुझे उम्मीद है आप लोग हमें अपने घर में रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। तुम खुआ परेशान हो रहे हो। मैंने कहा, अगर तुम्हारी मजबूरी है तो हम तुम्हें क्यों रोकेंगे? तुम्हें बस आना जाना करना है। ठीक 10 मिनट बाद हम अपने घर में होंगे। मेरी इत्मीनान दिलाने से उसके चेहरे पर सुकून के आसार नमूदार हुए और उसने हिम्मत करके पूछा, क्या आप लोग दूध का कारोबार करते हैं? हमारी शख्सियत लिबास और हुलिया किसी भी तौर दूध का कारोबार करने वालों जैसा नहीं था, इसलिए अब्दुल करीम का उलझना जायज था। दूध के ड्रम से लदी फूदी टोयोटा हाईलुक्स के साथ हम कहीं भी फिट नहीं हो पा रहे थे। जो इस सेटअप में फिट था उसे हम कहीं और फेंक आए थे। मैंने अब्दुल करीम के इस्तफसार की जानिब संजीदगी से कहा, हम मुख्तलिफ किस्म के कारोबार करते हैं। हमारा अपना डेयरी फार्म है, दूध दही मक्खन और करीम हर शय से डील करते हैं। हत्ता कि हमारे पास ऐसी ऐसी मशीनें भी हैं कि हम करीम की करीम भी निकाल सकते हैं। करीम की करीम? उसने चौंक कर सवालिया नजर से मुझे देखा। हाँ, मैंने सफाकी से कहा, करीम की करीम और नहायत ही उम्दा करीम। अब्दुल करीम परेशान अंदाज में मुझे तकने लगा। मेरे लहजे में छुपी संगीनी को शायद उसने महसूस कर लिया था और सरसराती आवाज में बोला, मगर आप लोगों को देखकर लगता तो नहीं कि आप डेयरी फार्म पर काम करते हैं। हमें देखकर तुम्हें क्या अंदाजा हुआ है? मैंने सपाट आवाज में कहा। वो गड़बड़ा गया। पर मेरा मतलब है आप तो पढ़े लिखे और बाबू टाइप नजर आते हैं। दूध का कारोबार तो? मैंने बात काटते हुए कहा, अब्दुल करीम, क्या पढ़े लिखे और साफ सुथरे नजर आने वाले लोग दूध का कारोबार नहीं कर सकते? वो नदामत अमेज नजर से मुझे देखने लगा। मैंने मजीद कहा, वैसे तुम इतना जान लो कि हम डेयरी फार्म के मालिक हैं, यानी सेठ हैं। काम हमारे दर्जनों मुलाजिम करते हैं। थोड़ी देर बाद तुम सब कुछ अपनी आंखों से देख लोगे। तो क्या आप लोग मुझे अपने डेयरी फार्म पर ले जा रहे हैं? मैंने ड्राइविंग पर तवज्जो मरकूज रखते हुए इस बात में गर्दन हिला दी। वो और ज्यादा उलझ गया और सिट पटाए हुए लहजे में बोला, मगर हॉस्पिटल में तो आपने बताया कि मेरे मेहमान आपके घर में ठहरे हुए हैं। मैंने तुम्हें गलत नहीं बताया था। मैंने गाड़ी की स्पीड को बढ़ाते हुए कहा, दरअसल हमारा डेयरी फार्म घर के रास्ते में पड़ता है। मुझे 5 मिनट का एक जरूरी काम है, इसलिए डेयरी फार्म को टच करते हुए घर की तरफ जाएंगे। मेरी इस मुबहम वजह से वो मजीद उलझ गया। उसकी उलझन में खौफ की आमेज़श थी। एक लम्हा खामोश रहने के बाद उसने अपनी पेशानी को मसलते हुए कहा, आपने अपना क्या नाम बताया था? उसका ये सवाल ज़हनी इंतशार का गुमाज था, क्योंकि मैंने अभी तक उसे अपने नाम वगैरह नहीं बताए थे। उसकी परेशानी का फायदा उठाते हुए मैंने कहा, अब्दुल करीम, लगता है तुम्हारी यादाश्त खासी कमजोर है। चंद में पहले बताए हुए हमारे नाम भी तुम भूल गए हो। इसी दौरान में सद्दफ बिल्कुल खामोश थी।
वो मेरे अंदाज को बखूबी समझ रही थी। मैंने अब्दुल करीम से कहा, बहरहाल कोई बात नहीं, इंसान खिलाफ मामूल कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम देकर फारिग हुआ हो तो उसके अंदाज में बेपरवाही आ ही जाती है, और बेपरवाही का सबसे ज्यादा असर यादाश्त पर ही पड़ता है। वो सहमी हुई नजर से मुझे तकने लगा। खिलाफ मामूल कोई बड़ा कारनामा, उसकी जबान से सिर्फ इतना अदा हुआ। मैंने कहा, तुमने आज सुबह बहुत तवील सफर किया है। तेज रफ्तारी से कच्चे पक्के रास्ते पर एम्बुलेंस दौड़ाना कोई आम या आसान काम तो नहीं है। उसकी सहमी हुई आंखों में सरासीमगी उतर आई। खौफ में डूबी हुई आवाज में उसने कहा, आप वो नजर तो नहीं आते जो हैं। मैंने आपके साथ गाड़ी में बैठकर सख्त गलती की है। अब तो ये गलती हो चुकी है अब्दुल करीम, मैंने फुनकार से मुशाबा आवाज में कहा। फिर उसका खौफ दूर करने की गर्ज से मोतदिल अंदाज में कहा, तुम ख्वामुखा परेशान हो रहे हो, हम वही हैं जो तुम्हें बताया था। तुमने मेरे नाम भूलने की गलती की है। चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता देता हूँ। मैंने फिरोजपुर रोड को अलविदा कहते हुए शाह जमाल रोड पर गाड़ी मोड़ दी। फिर अब्दुल करीम से कहा, मेरा नाम वजी है और ये मेरी बिजनेस पार्टनर सद्दफ है। मैंने सद्दफ की जानिब इशारा भी कर दिया, और ये तो तुम्हें याद है ना, हमारा दूध का बिजनेस है, यानी डेयरी फार्म। मेरी इस तंजिया अमेज वजह से उसकी उलझन में कोई कमी वाक़ई ना हुई। उसने मुतज़ब्ज़ब अंदाज में पूछा, लेकिन आपको ये बात कैसे मालूम हुई कि मैंने आज एक तवील सफर तय किया है? तुम्हारी सिर्फ यादाश्त ही कमजोर नहीं बल्कि तुम अहमक भी हो, मैंने सख्त अंदाज इख्तियार करते हुए कहा। तुम एम्बुलेंस ड्राइव करते हो। हॉस्पिटल से मुझे तुम्हारे बारे में ये मालूम हुआ था कि तुम आज सुबह एक डेड बॉडी अमन नगर छोड़ने गए थे। अमन नगर दूर दराज का एक गाँव है। क्या मैं इन मालूमात की रोशनी में ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि तुमने तवील और पूर्व मुशक्कत सफर किया है? ओह, उसने इत्मीनान बख्श सांस खारिज की। मैं कुछ और समझा था। आखिरी अल्फाज अदा करने के बाद वो खासा रिलैक्स दिखाई देने लगा। मैं कुछ और समझा था कि मफहूम और तशरीह जानता था। वो ये जानकर मुतमईन हो गया था कि उसके वापसी के सफर की तफसीलात से मैं आगाह नहीं था। चौधरी निजामुद्दीन की डेड बॉडी को हॉस्पिटल से अहमद नगर पहुंचाना एक निसाबी कार्रवाई थी, लेकिन साल को रखवाली से लेकर आना और किसी खुफिया मुकाम तक पहुंचाना सरासर गैर निसाबी सरगर्मी थी। अब्दुल करीम की दानिश में मैं उसकी हालात से ना वाकिफ था। मैंने उसे इसी खुशफहमी में रहने दिया और पूछा, डोक खब्बा में तुम कहाँ रहते हो, यानी तुम्हारा घर किस तरफ है? उसने जवाब दिया, कैफे निसार के नजदीक। आजकल तुम्हारे बीवी बच्चे यहीं आए हुए हैं? उसने चौंक कर मुझे देखा और इस बात में गर्दन हिला दी। मैंने कहा, तुम उधर कोट लखपत में किराए के क्वार्टर में रहते हो? उसकी हैरत सवा सेर हो गई। आप तो मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तुम्हारे मेहमानों ने चंद बातें बताई हैं। मैंने ठोस लहजे में कहा, वो तुम्हारे ससुराली रिश्तेदार हैं, शायद तुम्हारी बीवी उन्हें जानती हो। वो बता रहे थे तुमसे पहले कभी उनकी मुलाकात नहीं हुई, तुम उनसे मिलकर हैरान रह जाओगे। अभी तो मैं आपसे मिलकर हैरान हूँ, वो बेसाख्ता बोला। मैंने फरीद पाशा की कोठी के सामने पहुंचकर हाईलुक्स रोक दी। कोठी के बंद गेट को देखकर अब्दुल करीम की आंखों में एक मरतबा फिर उलझन तैर गई, और जब किसी मुलाजिम ने आकर गेट को नहीं खोला बल्कि ये काम मैंने अंजाम दिया तो वो पूछे बगैर ना रह सका, वजीर साहब क्या आपका डेयरी फार्म यही है? थोड़ी देर पहले उसका जो खौफ कदरे जायल हुआ था उसमें बेपनाह इजाफा हो गया। मैंने हाईलुक्स को कोठी के अंदर पहुंचाया, फिर गेट को बंद करने के बाद अब्दुल करीम के सवाल का जवाब दिया। हाँ, ये हमारे डेयरी फार्म का एक हिस्सा है। क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? ये बात नहीं जनाब। वो कोठी के अंदर चारों जानिब निगाह दौड़ाने के बाद बोला, यहाँ तो खामोशी और सन्नाटा है, कोई भी वर्कर नजर नहीं आ रहा। ये किस किस्म का डेयरी फार्म है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम अपने ज़हन पर ज्यादा जोर डालने की कोशिश ना करो, सद्दफ ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अभी इसने बहुत सी मुफीद मालूमात उगलना है। वजी ने तुमसे झूठ नहीं बोला। ये कोठी हमारे डेयरी फार्म का एक हिस्सा है। यहाँ पर सिर्फ करीम निकालने वाली 2 मशीनें नस्ब है। हम तुम्हें दिखाएंगे हमने पिछले 2 दिनों में कितनी करीम निकाली है। सारा माल एक तय खाने में रखा है, संभाल कर। मैंने कोठी के हालनुमा कमरे की जानिब कदम बढ़ाते हुए कहा, सद्दफ तुम इस बेचारे को आधी बात क्यों बता रही हो? साफ क्यों नहीं कहती कि ये 2 मशीनें करीम की करीम निकालती हैं? अब्दुल करीम ठिठक कर रुक गया, फिर खौफ ज़दा लहजे में बोला, आप लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है। मैंने आपकी बात का यकीन करके सख्त गलती की है। ये कोई डेयरी फार्म है और ना ही यहाँ पर मेरे मेहमान मौजूद हैं। आप लोग बहुत मानी खेज और खौफनाक किस्म की बातें कर रहे हो, मुझे जाने दो। उसकी बात खत्म होते ही मैंने उसके मुंह पर उल्टे हाथ का थप्पड़ रसीद कर दिया और सफाकी से कहा, जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो ही गया है तो फिर इस गलती की सजा भी जरूर मिलेगी। वैसे हमने तुमसे किसी किस्म की गलत बयानी नहीं की। तुम्हारे मेहमान डेयरी फार्म पर नहीं बल्कि हमारे घर पर मौजूद हैं। एक जरूरी काम से निपटने के बाद हम घर की तरफ जाएंगे। अगर तुम इम्तिहान में कामयाब हो गए तो तुम्हें अपने साथ घर ले जाएंगे। उसके चेहरे के तासरात से मैंने अंदाजा लगा लिया उसे किसी मुसीबत में गिरफ्तार होने का यकीन हो गया था। मेरी बात के इख्तिताम पर उसने कपकपाती आवाज में कहा, तुम लोग मेरा कैसा इम्तिहान लोगे? मैं उसे धकेलते हुए हालनुमा कमरे में ले आया। ये वसीउ अरीज कमरा था जहाँ 2 रोज कबल मैंने मंशा के आदमी की ठुकाई की थी। फैज अहमद और गेंडा नुमा कादर बख्श इस वक्त खुफिया तय खाने में मौजूद थे। मज़कूरा तय खाने का खुफिया रास्ता भी इसी हाल की एक दीवार में था। मैंने अब्दुल करीम की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, इम्तिहान बहुत सादा और आसान है। हम दोनों करीम निकालने वाली मशीनें और तुम हो करीम। हम करीम की करीम निकालना चाहते हैं।
अगर तुमने ताउन किया तो फिया, वरना तुम भी वही नजर आओगे जहाँ तुम्हारे जैसे चंद अफराद आराम फरमा रहे हैं। तुम लोग मुझसे किस किस्म का ताउन चाहते हो? वो सहम कर बोला। मैंने संगीन लहजे में पूछा, साहिल को तुमने कहाँ पहुंचाया? साहिल वो ऊँटों की तरह मेरा चेहरा तकने लगा। मैंने एक जन्नाटेदार चांटा उसके गाल पर सुलगा दिया, फिर कहा, मैं उस साहिल नामी लड़की के बारे में पूछ रहा हूँ जिसे तुम अपनी एम्बुलेंस में रखा वाली से लेकर आए हो। वो गाड़ी में स्ट्रेचर पर एक सफेद चादर के नीचे लेटी हुई थी। बताओ तुमने मेरी साहिल को कहाँ पहुंचाया है? उसके चेहरे पर मौत की जर्दी खंड गई। उसे यकीन हो गया हम उसे आसानी से नहीं छोड़ेंगे। ताहम उसने हमें चक्कर देने की कमजोर सी कोशिश की। हम मेरी बात का एतबार करें, मैं किसी साहिल को नहीं जानता। उसका लहजा खोखला और अल्फाज एतबार से खाली थे। शायद आपको किसी किस्म की गलतफहमी हुई। मैंने उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसके सीने पर एक जोरदार फ्रंट पुश किक रसीद कर दी। वो 6 फुट पीछे की तरफ जमीन बोस हो गया। मैं उछलकर उसके करीब पहुंच गया और उसके सीने पर पांव रखते हुए कहा, लगता है तुम सीधी तरह बताने वाले नहीं हो। ख्वाह मुखा मुझसे हाथ पांव तुड़वा बैठोगे। अपने बीवी बच्चों का ही ख्याल करो। अगर तुम जिंदा रहे या अपाजों की तरह जिंदगी गुजारने के काबिल बना दिए गए तो क्या करोगे? तुम्हारे बीवी और बच्चे कहाँ भीख मांगते फिरेंगे? मैंने कदम का तवक्कुफ किया, फिर तंबी अंदाज में कहा, यह बात ज़हन से निकाल दो कि मुझे किसी किस्म की गलत फहमी हुई है। मैंने खुद अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। सैयदपुर और फतेहगढ़ के दरमियान तुम्हारी एम्बुलेंस मेरे नजदीक से गुजरी थी। अगर मेरी गाड़ी में खराबी पैदा ना हो गई होती तो मैं तुम्हें फतेहगढ़ के करीब ही घेर लेता। तुम्हारे साथ पैसेंजर सीट पर कबीर शाह बैठा हुआ था और 2 अफराद खाई के पीछे हिस्से में थे। क्या तुम्हें यकीन आया? वो फटी हुई आंखों से मुझे देखने लगा।